आज लक्ष्य का दिल बहुत घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वो अपने ऑफिस में बैठा था लेकिन उसका मन बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था। आखिरकार उसने बॉस से तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और घर के लिए निकल गया। लंदन की शांत सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए भी उसका मन बार बार घर की तरफ ही जा रहा था और उसे यही चिंता सता रही थी कि सब ठीक तो है। उसने सोचा कि घर पहुंचकर पापा को फोन करेगा। आज उसका प्लान अपने दोस्त रियान के साथ क्लब जाने का था, लेकिन उसने वो भी कैंसिल कर दिया। घर पहुंचकर जैसे ही उसने फ्लैट का दरवाजा खोला, अंदर आकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और वॉशरूम में जाकर खुद को फ्रेश किया। अभी वह कपड़े बदलकर आराम से बैठा ही था और कॉफी बनाने की सोच रहा था, तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर पापा का नाम देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराहट में उसने तुरंत फोन उठाया, लेकिन सामने से जो खबर मिली उसने जैसे उसकी सांसें ही रोक दी। कांपती आवाज में उसने पूछा, पापा, विवान ठीक तो है ना? उधर से उसके पापा की टूटी हुई और रोती आवाज आई, जिससे साफ लग रहा था कि हालात बहुत खराब हैं। उन्होंने कहा कि विवान ठीक नहीं है और उसे तुरंत भारत आना होगा, क्योंकि वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। ये सुनते ही लक्ष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल डर से भर गया, क्योंकि उसका सबसे प्यारा भाई इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। उसने तुरंत पापा को भरोसा दिलाया कि वह आ रहा है और कहा कि विवान को शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराएं। चाहे जितना पैसा लगे, बस उसे कुछ नहीं होना चाहिए। फोन रखते ही उसने रियान को कॉल किया और पूरी बात बताई। रियान ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वह तुरंत उसकी टिकट बुक कर रहा है। लक्ष्य जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान बैग में डालने लगा। उसके होठों पर बस एक ही दुआ थी कि विवान सुरक्षित रहे। कुछ ही समय बाद वह लंदन से भारत पहुंच गया, लेकिन उसकी घबराहट कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कोई अनहोनी ना हो। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वह तेजी से गाड़ी में बैठा, जो पहले से उसका इंतजार कर रही थी, और अस्पताल की ओर निकल पड़ा। रास्ता उसे बहुत लंबा लग रहा था, जैसे हर मिनट घंटों में बदल गया हो। उसका दिल बस यही चाहता था कि वह उड़कर अपने भाई के पास पहुंच जाए, लेकिन वह मजबूर था। थोड़ी देर बाद गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी और वह बिना समय गवाए अंदर की ओर दौड़ पड़ा। इमरजेंसी वार्ड के बाहर पहुंचते ही उसने अपने माँ बाप को देखा, जो घबराहट में इधर उधर टहल रहे थे। उनके चेहरे डर और चिंता से पीले पड़ चुके थे। लक्ष्य कांपते कदमों से इमरजेंसी रूम के पास पहुंचा और दरवाजे के शीशे से अंदर झांका, जहां उसका बड़ा भाई विवान बेहोशी की हालत में पड़ा था। 4 साल बाद वो उसे इस हालत में देख रहा था, जो उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सफेद रोशनी से भरे कमरे में विवान के पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। वह बिल्कुल शांत और बेहरकत था। मशीनों की लगातार बजती बीप उस खामोशी को चीर रही थी और उसके शरीर से जुड़े तार उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर गुजरता पल ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत के और करीब जा रहा हो। शीशे के उस पार खड़ा लक्ष्य नम आंखों से अपने भाई को देख रहा था। उसकी आंखों में डर, बेबसी और भगवान से की जा रही दुआएं साफ झलक रही थी। वह चाहकर भी अंदर नहीं जा सकता था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी धड़कनें थम सी गई हों। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और उसके चेहरे की गंभीरता ही बता रही थी कि हालात बहुत खराब हैं। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा कि एक्सीडेंट बहुत भयानक था। गाड़ी के पलटने से विवान की रीढ़ की हड्डी बुरी तरह टूट गई थी और चोट इतनी गहरी थी कि शरीर के बाकी हिस्से भी काम करना बंद कर चुके थे। उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन उसका दिल ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाया और वह उसे बचा नहीं सके। ये सुनते ही जैसे समय थम गया। सब कुछ एक पल में खत्म सा लगने लगा। लक्ष्य के कदम लड़खड़ा गए और वह वही जमीन पर गिर पड़ा। उसकी माँ के मुंह से बेटे का नाम निकला और वह जोर जोर से रोने लगी, जबकि उसके पिता बिना आंसुओं के खाली नजरों से दीवार को देखते हुए खड़े रह गए, जैसे अंदर से पूरी तरह टूट चुके हो। लक्ष्य खुद को संभालते हुए कमरे के अंदर गया और अपने भाई के निर्जीव शरीर को देखते ही उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। वह बार बार उसे पुकार रहा था, उसे उठने के लिए कह रहा था, माफी मांग रहा था कि वह उसकी शादी में नहीं आ सका और उसे घर चलने के लिए मना रहा था।
लेकिन विवान अब हमेशा के लिए जा चुका था। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह सारी तकलीफों से मुक्त हो गया हो। अगले ही पल लक्ष्य की दर्द भरी चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी, जिसे सुनकर उसके पिता तुरंत अंदर आए और उसे सीने से लगा लिया। उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोले कि अब विवान वापस नहीं आएगा। कुछ ही देर में उसकी माँ की सिसकियां, चीखें और आंसू पूरे माहौल को और भी भारी बना रहे थे। अस्पताल की दीवारें इस दर्दनाक पल की गवाह बन चुकी थी। एक जिंदगी खत्म हो गई थी और उसके साथ ही कई जिंदगियां अंधेरे में डूब गई थी। लक्ष्य ने किसी तरह अपने भाई के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया, लेकिन वह कैसे हुआ ये सिर्फ वही जानता था। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था, जैसे कोई बड़ा तूफान सब कुछ उजाड़कर चला गया हो। हर तरफ सन्नाटा था। किसी में इतना भी हौसला नहीं बचा था कि वह दूसरे को संभाल सके। हर कोई अपने अपने दुख में डूबा हुआ था और पूरा घर गहरे गम में डूबा नजर आ रहा था। विवान का हंसता हुआ चेहरा, उसकी शरारतें, उसकी आवाज, उसकी हंसी, सब कुछ जैसे घर के हर कोने में अब भी गूंज रहा था। हर किसी की आंखों के सामने बार बार वही यादें तैर जाती थी, जैसे वह अभी भी यहीं कहीं पास हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। चाहे हम कितना भी चाह लें, चाहे हमारा कितना ही अपना क्यों ना हमसे दूर चला जाए, जिसके बिना हमें लगता है कि हम एक पल भी नहीं जी पाएंगे, एक सांस भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन जब वह सच में हमें छोड़कर चला जाता है, तब भी जिंदगी हमें मजबूर कर देती है जीने के लिए, सांसें लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और हम चाहकर भी रुक नहीं पाते। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और फिर हफ्ते बीतते हैं और जिंदगी वापस अपने पुराने रूटीन की तरफ लौटने लगती है। लेकिन दिल के किसी गहरे कोने में एक ऐसा खालीपन, एक ऐसा सन्नाटा बच जाता है जो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता। एक ऐसा दर्द जो दिखता नहीं लेकिन हर पल महसूस होता रहता है। विवान के जाने के बाद भी बाहर की दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ा था। सूरज हर रोज की तरह उगता और ढलता रहा। लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहे। वक्त बिना रुके आगे बढ़ता रहा, लेकिन मल्होत्रा परिवार के लिए सब कुछ बदल चुका था। हर चीज में अब एक कमी महसूस होती थी, हर खुशी अधूरी लगती थी। एक महीना बीत गया और मजबूरी में लक्ष्य को वापस लंदन जाना पड़ा। उसने भारी दिल से अपने परिवार को छोड़ा और चला गया। उधर मल्होत्रा साहब ने खुद को संभालने के लिए फिर से अपने काम में डूब जाना ही सही समझा। उन्होंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मीटिंग्स, फाइल्स और काम के बीच खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि शायद कुछ देर के लिए दर्द कम महसूस हो। वहीं संध्या जी भी अपने पति का साथ देने के लिए उनके साथ ऑफिस जाने लगी, ताकि उनका मन भी थोड़ा बहल सके और वह इस गम से कुछ पल के लिए बाहर आ सके। लेकिन इन सब के बीच घर में एक ऐसा कोना था जो पूरी तरह वीरान हो चुका था, और वह थी काव्या। काव्या की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही थी। वह घंटों एक ही जगह बैठी रहती, जैसे उसे आसपास की किसी चीज से कोई मतलब ही ना हो। उसकी आंखें सूज चुकी थी, चेहरा मुरझा गया था और उसके हाथों में हमेशा विवान की तस्वीर होती, जिसे वह अपने सीने से लगाकर चुपचाप रोती रहती, जैसे उसी तस्वीर में उसकी पूरी दुनिया बस गई हो। उसके लिए ये सच स्वीकार करना बेहद मुश्किल था कि विवान अब इस दुनिया में नहीं है। कभी कभी तो वह अचानक बेकाबू हो जाती, जोर जोर से विवान का नाम पुकारने लगती, चीखने लगती, जैसे वह उसे वापस बुला लेना चाहती हो, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि वह हमेशा के लिए जा चुका है। उसकी यह हालत देखकर संध्या जी और मल्होत्रा साहब दोनों अंदर से टूटते जा रहे थे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वे खुद भी गहरे दुख में थे और अपनी बहू को इस हालत में देखकर और ज्यादा परेशान हो जाते थे। उन्होंने लक्ष्य को भी सब कुछ बताया, उसकी हालत के बारे में हर छोटी बड़ी बात उससे शेयर की। ये सुनकर लक्ष्य भी अंदर से हिल गया। उसे काव्या के लिए बहुत दुख हो रहा था। वह अभी बहुत छोटी थी, मासूम थी। उसका क्या कसूर था? उसने तो कितने सपने सजाए होंगे अपने आने वाले जीवन से, लेकिन एक झटके में उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। उसकी दुनिया उजड़ गई। ये सब सोचकर लक्ष्य का दिल भर आया। उसने फोन पर अपने पापा से कहा कि वह काव्या को संभालें, उसे समझाएं कि किसी के चले जाने के बाद खुद को खत्म कर लेना कोई हल नहीं होता। उसे जीना होगा,
खुद के लिए भी और विवान की याद के लिए भी। अगर वह ऐसे ही अंदर टूटती रही, घुटती रही, तो कहीं ऐसा ना हो कि वह कोई बहुत बड़ा गलत कदम उठा ले और फिर पछताने का भी मौका ना मिले। लक्ष्य की यह बात सुनकर मल्होत्रा साहब ने बस एक लंबी भारी सांस ली और चुप हो गए, क्योंकि शायद वह भी जानते थे कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका कोई आसान इलाज नहीं होता और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भी पूरी तरह नहीं भरते। काव्या एक अनाथ लड़की थी। वह सिर्फ 3 साल की थी जब एक हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसके पिता मल्होत्रा साहब और संध्या जी की कंपनी में काम करते थे और उनके बहुत करीबी दोस्त भी थे। इसलिए जब ये हादसा हुआ तो मल्होत्रा साहब ने बिना एक पल सोचे उस छोटी सी मासूम बच्ची को अपने घर ले आए। वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इतनी छोटी उम्र में वह अनाथ आश्रम जाए, क्योंकि उसके माता पिता के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला, उसे हर वो प्यार दिया जिसकी उसे जरूरत थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और काव्या बड़ी होती गई। विवान के साथ ही उसने अपना बचपन बिताया। दोनों ने एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज और फिर एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। साथ रहते रहते दोनों के बीच एक गहरा लगाव हो गया। वही लगाव कब प्यार में बदल गया ये उन्हें खुद भी पता नहीं चला। पढ़ाई पूरी होने के बाद मल्होत्रा साहब ने दोनों की शादी कर दी और शादी के बाद दोनों अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे। उन्हें लगा था कि अब उनकी खुशियों को कोई नहीं छीन सकता, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया और काव्या की दुनिया उजड़ गई। वह एक पल में विधवा बन गई। उसकी सारी खुशियां, सारे सपने टूटकर बिखर गए। मल्होत्रा साहब और संध्या जी काव्या की ये हालत देखकर अंदर से टूट रहे थे। वे उसे यूं तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि वह लक्ष्य की शादी काव्या से करवा देंगे ताकि उसे फिर से एक सहारा मिल सके। लेकिन ये फैसला लेना जितना आसान था, उसे मनवाना उतना ही मुश्किल था। विवान के जाने के 4 महीने बाद ही उन्होंने लक्ष्य को भारत वापस बुला लिया। उस समय लक्ष्य जिम में था। कड़ी मेहनत के बाद पसीने से भीगा हुआ उसकी पर्सनैलिटी पहले से भी ज्यादा दमदार लग रही थी। वह जिम से निकलकर अपने कमरे में आया, शर्ट उतारकर सोफे पर फेंकी और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ। उसके बाद वह डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा ही था कि मल्होत्रा साहब ने बिना किसी भूमिका के सीधा मुद्दे पर बात शुरू कर दी और कहा कि अच्छा हुआ तुम आ गए। हमने एक जरूरी फैसला लिया है। कल शाम तुम्हारी शादी है और वो भी बहुत सादगी से होगी। ये सुनते ही लक्ष्य के हाथ रुक गए। वह जो खाने के लिए हाथ बढ़ा रहा था जैसे वहीं जम गया। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों साफ नजर आ रहे थे। उसने अपने पापा की तरफ देखा और भारी आवाज में पूछा, यह कैसी बात कर रहे हैं? मेरी शादी क्यों और इतनी जल्दी क्यों? उसने गुस्से में कहा कि क्या नीलम आंटी को इतनी जल्दी है कि वह अपनी बेटी की शादी तुरंत करवाना चाहती हैं? क्या कुछ महीने इंतजार नहीं कर सकते? उसके भाई को मरे अभी 5 महीने ही हुए हैं और वह इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। उसने साफ कहा कि वह वापस लंदन जाना चाहता है। ये कहते हुए उसने दोबारा खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके अंदर गुस्से का तूफान उठ चुका था। मल्होत्रा साहब ये सुनकर गुस्से में आ गए और सख्त आवाज में बोले, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारी मनमर्जी अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें मेरा बिजनेस संभालना होगा, जो पहले विवान संभालता था। अब वह नहीं रहा तो ये जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। लक्ष्य ने हैरानी से अपने पिता को देखा। तभी मल्होत्रा साहब ने आगे कहा कि तुम्हारी शादी ईशिता से नहीं बल्कि काव्या से होगी। ये सुनते ही लक्ष्य जैसे अंदर से हिल गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता क्या कह रहे हैं। वह तुरंत खड़ा हो गया और साफ शब्दों में मना कर दिया कि वह काव्या से शादी नहीं कर सकता। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। उसने कहा कि काव्या उसकी भाभी है, उसके बड़े भाई की पत्नी थी और वह कैसे उससे शादी कर सकता है जबकि वह विवान से बेइंतहा प्यार करती थी। उसने गुस्से में टेबल पर रखा गिलास जोर से जमीन पर फेंक दिया, लेकिन उसके पिता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि विवान अब इस दुनिया में नहीं है।
उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन काव्या अभी जिंदा है और उसकी जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए। उसकी उम्र ही क्या है, शादी के कुछ महीनों बाद ही वह अकेली हो गई। वह इस घर में बिना किसी रिश्ते के ज्यादा दिन नहीं रह सकती और समाज भी उसे आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। आज के समय में एक विधवा के लिए दोबारा शादी करना कितना मुश्किल होता है, ये सब जानते हैं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसे फिर से खुशियां दूंगा और उसे इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता। वो मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। और इस बार मल्होत्रा साहब की आवाज पहले से भी ज्यादा सख्त और अड़िग थी। लक्ष्य ने अपने गुस्से को जैसे तैसे काबू में रखने की कोशिश की। उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थी, सांसें तेज चल रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में कहा कि पापा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं किसी तरह मान भी जाऊं तो काव्या कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी। वह मुझसे शादी नहीं करेगी और फिर वह मुझसे 2 साल बड़ी भी है। हम दोनों एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में कैसे रह पाएंगे? हम एक दूसरे को कभी अपना नहीं पाएंगे। ये नामुमकिन है। आप उसकी शादी कहीं और कर दीजिए, लेकिन मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। इतना कहते कहते उसका सब्र टूट गया और उसकी आवाज ऊंची हो गई, जैसे उसके अंदर का सारा दर्द और गुस्सा एक साथ बाहर आ गया हो। ये सब सुनकर मल्होत्रा साहब की आंखों में हल्की नमी आ गई। वह कुर्सी पर सीधे बैठ गए और एक गहरी सांस लेकर शांत लेकिन भारी आवाज में बोले कि वह नहीं चाहते कि काव्या की शादी कहीं और हो। उन्होंने कहा कि अगर वह चाहे तो पैसे के दम पर उसके लिए हजारों रिश्ते मिल सकते हैं। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो सिर्फ दौलत देखकर उसका हाथ थाम लेंगे, लेकिन क्या वे लोग उसे असली खुशी, सम्मान और अपनापन दे पाएंगे? इसका जवाब साफ था, नहीं। उन्होंने आगे कहा कि काव्या के पिता ने मरते वक्त उनसे वादा लिया था कि वह हमेशा उसकी देखभाल करेंगे और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, और वह वादा तभी पूरा हो सकता है जब काव्या उनकी आंखों के सामने रहे। इसलिए वह उसे कहीं और नहीं भेज सकते। फिर उन्होंने लक्ष्य की उस बात का जवाब दिया कि काव्या उससे बड़ी है। उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों साथ खड़े होते हैं तो कोई फर्क नजर नहीं आता, और जहां तक काव्या के मना करने की बात है, उसे मनाना उनका काम है। उसके बाद उनका लहजा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह लक्ष्य की कोई बहस नहीं सुनेंगे। उन्होंने और संध्या जी ने जो फैसला लिया है वही होगा और उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लक्ष्य ने बेबस नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा। उसके दिल में कहीं उम्मीद थी कि शायद माँ उसका साथ देगी, लेकिन संध्या जी अब तक चुपचाप बैठी थी। उनकी नजरें झुकी हुई थी और उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी एक खामोशी ही सब कुछ बयां कर रही थी। लक्ष्य का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। उसे समझ आ गया कि माँ भी इस फैसले के खिलाफ नहीं है, या फिर वह अपने पति के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, और यही बात उसे अंदर तक तोड़ गई। मैं ये घर छोड़कर लंदन चला जाऊंगा, लेकिन ये शादी मैं हरगिज नहीं करूंगा, लक्ष्य ने पूरी गंभीरता और गुस्से के साथ कहा। इतना कहकर वह मेज से हट गया। तभी मल्होत्रा साहब भी अपनी जगह से उठे और ऊंची सख्त आवाज में बोले कि शौक से जाओ, लेकिन याद रखना उसके बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर मैं मर भी गया तो मेरी चिता को आग देने मत आना। मैं यही समझूंगा कि मेरा एक ही बेटा था और वो भी मर चुका है। उनके ये शब्द इतने कठोर थे कि संध्या जी की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। मल्होत्रा साहब की आवाज भी एक पल को भरा गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने गुस्से में सामने रखी कुर्सी को ठोकर मारी और तेज कदमों से वहां से बाहर चले गए। संध्या जी ने परेशान होकर अपना सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया। उनके चेहरे पर बेटे के लिए दर्द और पति के सामने लाचारी साफ दिख रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में लक्ष्य से कहा कि मान जाओ, वरना हालात और खराब हो जाएंगे, लेकिन लक्ष्य ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। फिर वह मल्होत्रा साहब के पास गई और धीमे से बोली कि जब वह आपकी बात नहीं मानता तो मेरी कैसे मानेगा? वह विवान नहीं है जो चुपचाप हर बात मान ले। वह लक्ष्य है, जिद्दी और जुनूनी, गुस्से में खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हम उसे मजबूर तो कर सकते हैं, लेकिन मन से राजी नहीं कर सकते। ये सुनकर मल्होत्रा साहब की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई।
और उन्होंने ठंडे अंदाज में कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह राजी है या नहीं, वह उसे इतना मजबूर कर देंगे कि वह खुद आकर शादी के लिए हाँ कहेगा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई, जिसे देखकर संध्या जी के दिल में एक अजीब सी घबराहट भर गई। वह जानती थी कि जब मल्होत्रा साहब किसी बात पर अड़ जाते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। शाम को जब लक्ष्य बाहर से लौटा तो उसने देखा कि मल्होत्रा साहब और संध्या जी सोफे पर बैठकर चाय पी रहे हैं। वो भी चुपचाप उनके पास आकर बैठ गया और माँ से खाने के लिए कहा। संध्या जी बिना कुछ बोले किचन में चली गई। तभी मल्होत्रा साहब ने सीधे सवाल किया कि उसने क्या फैसला लिया है, क्या वह काव्या से शादी करेगा या नहीं। लक्ष्य ने थके हुए लहजे में कहा, वह अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। उसने देखा तो रियान का कॉल था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया उधर से रियान की गुस्से भरी आवाज आई कि लंदन वाला उसका फ्लैट उसके पिता ने बेच दिया है और नया मालिक घर खाली करवाना चाहता है। उसने ये भी कहा कि अगर ऐसा करना था तो पहले बता देते। अब वह कहाँ जाएगा, इतनी जल्दी नया घर भी नहीं मिल सकता। और फिर उसने बताया कि उसके बॉस का भी फोन आया था और उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और ये सब उसके पापा के कहने पर हुआ है। ये सुनते ही लक्ष्य के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी और उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। फिर अपने पिता की तरफ देखकर बोला कि उन्हें लगता है वो इस तरह दबाव में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसके पास अभी भी इतना पैसा है कि वो आराम से 1-2 साल निकाल सकता है और वह लंदन में पड़ा है। वहाँ उसके लिए मौके खत्म नहीं हुए हैं। चाहे यहाँ कोई उसे नौकरी ना दे, लेकिन वहाँ जरूर मिल जाएगी। इसलिए वह वापस लंदन जा रहा है, आज ही की फ्लाइट से। ये कहकर वह गुस्से से अपने कमरे में गया और तेजी से सामान पैक करने लगा। लेकिन जैसे ही वह अलमारी के पास पहुंचा और अपना पासपोर्ट और एटीएम कार्ड निकालने लगा, उसने देखा कि वहां कुछ भी नहीं है। उसने पूरी अलमारी छान मारी, हर कोना देख लिया, लेकिन उसे अपनी जरूरी चीजें कहीं नहीं मिली। और तभी उसे एहसास हुआ कि अब खेल उसके हाथ से निकल चुका है। अपना गुस्सा किसी तरह काबू में करता हुआ लक्ष्य धीरे धीरे नीचे आया। उसके कदम भारी थे, लेकिन चेहरे से उसने खुद को संभालने की कोशिश कर रखी थी। उसने अपने पापा की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में पूछा कि मेरा पासपोर्ट कहाँ है और मेरे एटीएम कार्ड कहाँ है। मल्होत्रा साहब ने बिना किसी हिचकिचाहट के ठंडे लहजे में जवाब दिया कि उन्होंने सब जला दिए हैं, अभी अभी बाहर आग में डालकर आए हैं। ये सुनते ही लक्ष्य जैसे सन्न रह गया और तुरंत बाहर की ओर भागा। वहां जलती हुई आग को देखकर उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसका दिल तड़प उठा, जैसे उसके सारे रास्ते सच में बंद कर दिए गए हों। कुछ देर तक वह वहीं खड़ा रहा, फिर थके हुए कदमों से वापस अंदर आया। अंदर आते ही उसने देखा कि मल्होत्रा साहब सोफे पर बैठे हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहे हैं, जैसे उन्हें पहले से ही उसके हर कदम का अंदाजा था। लक्ष्य ने अपने गुस्से को निगलते हुए खुद को संभाला और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। तभी मल्होत्रा साहब ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पूछा कि अब क्या फैसला है तुम्हारा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लक्ष्य ने सिर झुकाते हुए मुट्ठियां कसते हुए भारी आवाज में कहा कि वह काव्या से शादी के लिए तैयार है। ये कहते हुए उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया। मल्होत्रा साहब के चेहरे पर संतोष की झलक आई और उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि उसका जवाब यही होगा। उन्हें खुशी है कि उसने ये बात जल्दी समझ ली, वरना उन्हें उसे मनाने के लिए और सख्त कदम उठाने पड़ते। फिर उन्होंने संध्या जी से कहा कि जाओ बेटे को खाना दो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। संध्या जी पहले से ही ट्रे लेकर खड़ी थी। उन्होंने चुपचाप खाना टेबल पर रखा और लक्ष्य बिना कुछ बोले खाने लगा। उसके चेहरे पर थकान और हार दोनों साफ दिखाई दे रही थी। असल में लक्ष्य की पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बीती थी। वह कभी भी उन सुविधाओं के बिना रहने का आदी नहीं था जो उसे बचपन से आसानी से मिलती आई थी। नरम बिस्तर, महंगे कपड़े, शानदार खाना, गाड़ियां, नौकर चाकर, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। सिर्फ आदत नहीं बल्कि उसे जरूरत बन चुके थे। वह उस दुनिया का बादशाह था जहां हर ख्वाहिश बिना मांगे पूरी हो जाती थी।
अगर कभी पल भर के लिए भी उससे ये सब छिन जाने का ख्याल आता तो उसका दिल घबरा उठता, क्योंकि उसने कभी कमी या अभाव देखा ही नहीं था। उसके माँ बाप ने हमेशा उसकी हर इच्छा पूरी की थी, उसकी कोई भी चाहत अधूरी नहीं रही थी। यहाँ तक कि लंदन में भी वह जो काम करता था वह सिर्फ अपने शौक और अनुभव के लिए करता था। उसे कभी सच में पैसे कमाने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि दौलत खुद उसके पीछे चलती थी और इज्जत अपने आप उसके कदमों में आकर झुक जाती थी। उसे हर वो चीज मिली थी जिसका लोग सिर्फ सपना देखते हैं, और यही वजह थी कि आज वह खामोश होकर एक ऐसा फैसला मान गया था जिसे उसका दिल कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी ने उसे झुका दिया था। वह जानता था कि इस समय वह अपने पिता के सामने टिक नहीं सकता, चाहे जितनी कोशिश कर ले। और सच तो ये भी था कि काव्य में कोई ऐसी कमी नहीं थी जिसकी वजह से वह इस रिश्ते को ठुकरा सके। बस एक कड़वी सच्चाई थी कि वह कभी उसकी भाभी रही थी, उसके बड़े भाई की पत्नी थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। थी और है में फर्क आ चुका था, और इसी फर्क ने उसे अंदर तक उलझा दिया था। उसने काव्य की हालत अपनी आंखों से देखी थी, उसका टूटना, उसका घुट घुट कर जीना, उसका हर रात रोना, उसकी सिसकियां, उसकी चीखें, सब कुछ उसने महसूस किया था। वह पहले जैसी नहीं रही थी। जो लड़की कभी हंसती थी, शरारत करती थी, जिसकी आंखों में चमक होती थी, वो सब कहीं खो गया था। और वह बस एक खाली खोल बनकर रह गई थी, जैसे एक जिंदा लाश जो सिर्फ सांस ले रही हो। विवान की मौत ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था, और यही सोचकर लक्ष्य का दिल और ज्यादा बेचैन हो गया। उसे लगा कि शायद इस शादी के बाद वह काव्या को एक सहारा दे सके, उसे फिर से जीना सिखा सके। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह उसे प्यार और अपनापन देकर जिंदगी की तरफ वापस लाएगा, क्योंकि आखिर खुश रहने का हक उस मासूम लड़की को भी है। अब उसे बस अपने इस फैसले पर डटे रहना था, चाहे उसके अंदर कितनी ही उथल पुथल क्यों न चल रही हो। 2 दिन बाद लाल रंग के भारी लहंगे में सजी हुई काव्या को लाकर लक्ष्य के पास बिठा दिया गया। वह पूरी तरह तैयार थी, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी तरह की खुशी या उत्साह नजर नहीं आ रहा था, जैसे वह बस एक रस्म निभाने के लिए वहां बैठी हो। लक्ष्य उसके मन की हालत नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अपने मन में वह एक ही बात ठान चुका था कि चाहे कुछ भी हो, वह काव्या को फिर से जीना सिखाएगा, उसे इस अंधेरे से बाहर निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगा। पहले वह इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा और काव्या की हालत को समझने की कोशिश की, तो उसे अपने पिता का फैसला इतना गलत भी नहीं लगा। उसने एक नजर अपने पास बैठी काव्या पर डाली। वह बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। उसके चेहरे पर ना कोई भाव था, ना कोई उम्मीद और ना कोई चमक, जैसे उसकी सारी भावनाएं कहीं खो चुकी हों। तभी पंडित जी ने उसका नाम लेकर उसे हाथ आगे करने के लिए कहा, लेकिन वह चुपचाप बैठी रही, जैसे उसने सुना ही ना हो। लक्ष्य ने ध्यान से उसकी तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर हल्के हल्के कांप रहा है। उसकी पलकें भी तेजी से थरथरा रही थी। वह अपने होठों को दांतों से दबाए बैठी थी, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। वह पल उसके लिए कितना भारी और दर्दनाक था, ये लक्ष्य साफ महसूस कर सकता था। आखिर वह किसी और से प्यार करती थी, फिर किसी और से शादी करना उसके लिए कितना मुश्किल होगा, ये सोचकर लक्ष्य का दिल भर आया। अनजाने में ही उसने उसका हाथ पकड़कर हल्के से दबाया, जैसे उसे हिम्मत दे रहा हो। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसके स्पर्श से काव्या के अंदर हल्की सी हरकत हुई। फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। इसके बाद पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए शादी की सारी रस्में पूरी करवाई, और कुछ ही देर में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। चारों तरफ से बधाइयों की आवाज आने लगी, और लक्ष्य जो इतने दिनों से बेचैन था, वह बेचैनी जैसे कुछ ही पल के लिए कम हो गई। शादी के बाद काव्या को लक्ष्य के कमरे में ले जाया गया। मल्होत्रा हाउस का वह कमरा ताजे फूलों और गुलाब की पंखुड़ियों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। वह रात जो आम तौर पर 2 दिलों के मिलन की होती है, जहां एक नया रिश्ता
अपना पहला कदम रखता है, जहां प्यार, विश्वास और साथ निभाने की कस्में ली जाती हैं, वही रात आज इन दोनों के लिए एक अलग ही मोड़ लेकर आई थी। ये रिश्ता भगवान को साक्षी मानकर बनाया गया जरूर था, लेकिन इसके रास्ते में अनगिनत मुश्किलें पहले से खड़ी थी, जैसे हर कदम पर इसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो। जिंदगी के ऐसे इम्तिहान में जो लोग मजबूती से टिके रहते हैं वही अपने रिश्ते को संभाल पाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो शुरुआत में ही हार मान लेते हैं उनके लिए यही रिश्ता बोझ और सजा बन जाता है। अब ये देखना बाकी था कि ये रिश्ता लक्ष्य और काव्या को किस दिशा में ले जाएगा। कमरे के बीचों बीच सजी सेज पर काव्या दुल्हन बनकर बैठी थी। उसका लाल लहंगा चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सिर्फ 6 महीने पहले वह इसी तरह एक दुल्हन बनी थी और कुछ ही समय में विधवा बन गई, और अब सिर्फ 1 साल के अंदर वह दूसरी बार उसी लाल जोड़े में बैठी थी, अपने नए पति का इंतजार कर रही थी। लेकिन इस बार ना उसके चेहरे पर शर्म थी, ना घबराहट, ना कोई उम्मीद। वह बस चुपचाप बैठी थी, जैसे उसकी भावनाएं मर चुकी हों। वह अपने ही देवर की सेज पर बैठी थी, जो अब उसका पति बन चुका था, उसकी जिंदगी का नया सच। लेकिन इस रिश्ते में उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। उसने ये फैसला सिर्फ मल्होत्रा साहब की खातिर स्वीकार किया था, जिन्होंने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और कभी उसे अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। उनके सम्मान के लिए उसने इसे अनचाहे रिश्ते को अपनाया था, और सच तो ये भी था कि ये रिश्ता सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि लक्ष्य पर भी थोपा गया था। दोनों ही इस बंधन में अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हालात के दबाव में बंधे थे। एक विधवा औरत जिसके जीवन पर पहले ही किसी और के साथ जुड़े रिश्ते की गहरी छाप हो, उसे अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये बहुत बड़ा और कठिन फैसला होता है, और काव्या इन्हीं ख्यालों में खोई हुई चुपचाप बैठी थी, और तभी दरवाजे के खुलने की तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने सिर उठाकर देखा तो सफेद शेरवानी पहने लक्ष्य डगमगाते कदमों से अंदर आया। उसने बिना पीछे देखे दरवाजा जोर से बंद किया, जिससे कमरे में एक भारी सी खामोशी फैल गई। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे, वह बेहद परेशान और बेकाबू लग रहा था। वह लड़खड़ाते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया, धीरे धीरे अपनी शेरवानी के बटन खोलने लगा। जैसे ही शेरवानी उतरी, उसके मजबूत कंधे और थका हुआ शरीर नजर आने लगा। उसकी सांसें तेज थी और वह खुद को संभालने की कोशिश में गहरी गहरी सांसें लेने लगा, जैसे अंदर चल रहे तूफान को रोकना चाहता हो। काव्या ने हिम्मत करके धीमी आवाज में पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही लक्ष्य अचानक उसकी तरफ पलटा। उसकी आंखों में नशे की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने होठ भींचकर सिर झटकते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। काव्या समझ नहीं पा रही थी कि वह बार बार क्यों लड़खड़ा रहा है। वह धीरे धीरे उसके पास आई ताकि उसे सहारा दे सके, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची, उसके मुंह से आती शराब की तेज गंध से वह सिहर उठी। उसके पूरे शरीर में एक झटका सा लगा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शादी की पहली रात ही लक्ष्य इस हालत में होगा। उसने अविश्वास से पूछा कि क्या उसने शराब पी है। लक्ष्य ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह काव्या के सामने आकर खड़ा हो गया और कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। काव्या अभी भी इस सब पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अचानक लक्ष्य ने झुंझलाहट में उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वह संतुलन खो बैठी और उसके करीब आ गई। डर के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन लक्ष्य ने सख्त आवाज में कहा कि आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, उसे आंखें खोलनी होगी। डरते डरते काव्या ने आंखें खोली तो वह बहुत करीब खड़ा था। दोनों की सांसें तेज थी और दिल तेजी से धड़क रहे थे। काव्या ने तुरंत खुद को संभालते हुए पीछे हटने की कोशिश की। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। लक्ष्य की नजरें उसके कांपते चेहरे और होठों पर ठहर गई, लेकिन अगले ही पल जैसे उसे अपने होश का एहसास हुआ, उसने खुद को रोकते हुए उसे दूर धकेल दिया। काव्या संतुलन खोकर नीचे गिर गई और उसी पल लक्ष्य के चेहरे से नशे की वह खुमारी जैसे धीरे धीरे उतरने लगी। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी उलझन और थकान भी नजर आ रही थी।
जैसे वह खुद अपने ही हालात से लड़ रहा हो। काव्या किसी तरह खुद को संभालते हुए उठी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जबकि लक्ष्य अलमारी से कपड़े निकालते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था। उसने एक नजर उसकी ओर उठाकर देखा, जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या है। ये देखकर काव्या का गुस्सा भड़क उठा और वह तीखी आवाज में बोली कि तुम्हें शर्म नहीं आती लक्ष्य? मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। उसके शब्दों में दर्द और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। लक्ष्य भी तुरंत पलटा और उतने ही तीखे लहजे में बोला, कैसी बदतमीजी की बात कर रही हो तुम? इस पर काव्या ने जवाब दिया कि तुमने मुझे धक्का दिया। और वह आगे कहना चाहती थी कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, लेकिन उसके शब्द पूरे होने से पहले ही लक्ष्य गुस्से में अपने कपड़े बेड पर फेंकता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आता देखकर काव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि इस वक्त लक्ष्य अपने होश में नहीं है और नशे में इंसान से किसी भी तरह के बेकाबू व्यवहार की उम्मीद की जा सकती है, जिसे सहने की हिम्मत इस वक्त उसमें बिल्कुल नहीं थी। अगर वह होश में होता तो शायद चुप रह जाता, लेकिन इस वक्त उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी और कदम भी ठीक से संभल नहीं रहे थे। डर के मारे काव्या पीछे हटती गई और आखिरकार दीवार से जा लगी। उसकी आंखों में साफ डर झलक रहा था, जिसे देखकर लक्ष्य के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे उसके डर में कोई अजीब सा सुकून मिल रहा हो। उसने आगे बढ़कर उसकी चूड़ियों से भरी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। अब वह पूरी तरह उसके करीब थी। काव्या का शरीर डर से कांप रहा था, उसकी सांसें तेज हो गई थी। लक्ष्य ने गंभीर और भारी आवाज में कहा कि अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और तुम इतनी डर रही हो। जब सच में करूंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। उसके शब्दों में एक दबाव और चेतावनी दोनों थे, जो काव्या को अंदर तक हिला गए। फिर वह उसकी उस बात पर आ गया, वह उससे 2 साल बड़ी है। उसने उसे खींचते हुए शीशे के सामने खड़ा कर दिया और कहा, अभी साफ हो जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। काव्या ने जब खुद को आईने में देखा तो वह सच में उसके सामने उम्र में छोटी ही लग रही थी। ये देखकर उसने तुरंत नजरें झुका ली। उसके अंदर की हिम्मत जैसे टूटती जा रही थी। तभी लक्ष्य ने सख्त लहजे में कहा कि पहले वह उसकी भाभी थी, लेकिन अब उसकी पत्नी है और इस रिश्ते की सच्चाई जितनी जल्दी वह स्वीकार कर लेगी उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। इसलिए अब वह बार बार भाभी कहकर इस रिश्ते से बचने की कोशिश ना करे। उसके शब्द भारी थे और सीधे दिल पर असर कर रहे थे। काव्या ने हैरानी और घबराहट से उसकी ओर देखा। उसकी सांसें तेज थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। वही लक्ष्य की नजरें अब बिना झिझक उसके चेहरे पर ठहर गई थी। उसकी उंगलियां धीरे से उसके चेहरे की लकीरों को छू रही थी, जिससे दोनों के बीच की खामोशी और भी गहरी हो गई। काव्या बेहद खूबसूरत थी। उसका गोरा चेहरा, तीखे नैन नक्श और पतली काया उस लाल जोड़े में और भी निखर रही थी। उसे देखकर कोई भी पल भर के लिए ठहर जाए, लेकिन उसी पल उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। उसका चेहरा हल्का सा पीला पड़ा ही था। लक्ष्य के मुंह से निकले शब्दों ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने कटाक्ष भरे लहजे में कहा कि वह उसके लायक नहीं है। वह खुद को एक शानदार और बेहद मर्द बताने लगा और बोला कि उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जिस पर किसी और का कोई अतीत ना हो। उसके शब्दों में घमंड और तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसने साफ कह दिया कि उसे ऐसी चीजें पसंद हैं जो बिल्कुल नई हो, जिन पर किसी और का हक या निशान ना हो। यही बात उसे सबसे ज्यादा खल रही थी। ये सुनकर काव्या का दिल गुस्से और अपमान से भर गया। उसके अंदर जैसे आग लग गई। उसने खुद को संभालते हुए तेज आवाज में कहा, अगर ऐसा ही था तो उससे शादी क्यों की? अपने हिसाब की लड़की ढूंढ लेते। उसके शब्दों में दर्द के साथ साथ विरोध भी था। लक्ष्य को उसका इस तरह जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में झुंझलाहट साफ दिखने लगी। उसने तंज कसते हुए कहा कि अब उसके मुंह में जुबान भी है, और उसी पल उसका हाथ धीरे धीरे काव्या के बाजू से सरकता हुआ उसकी कमर तक पहुंच गया।
वह उसे अपनी ओर खींचते हुए करीब आ गया। काव्या को उसके इस स्पर्श से बेचैनी होने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को संभाले खड़ी रही। लक्ष्य उसके बेहद करीब आकर रुक गया। उसकी सांसों में शराब की गंध घुली हुई थी, जो माहौल को और भारी बना रही थी। काव्या ने अपनी सांस रोक ली, लेकिन फिर भी उसने जवाब देना नहीं छोड़ा। उसने कहा कि क्या उसे लगा था कि वह चुप रहेगी? उसके इस जवाब से लक्ष्य और चिढ़ गया। उसने सख्त आवाज में कहा कि वह उसकी पसंद नहीं है, बल्कि मजबूरी में ये रिश्ता उसे निभाना पड़ रहा है। वह अपने पिता के सामने बेबस हो गया था। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह कोई ऐसी औरत नहीं है जिसके लिए वह सब कुछ सह ले। इसलिए अब जब वह उसकी जिंदगी में आ ही गई है तो उसे अपनी हद में रहना होगा और अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। उसके शब्द काव्या के दिल को बार बार चोट पहुंचा रहे थे। वो खुद भी इस रिश्ते को नहीं चाहती थी। उस पर भी ये बंधन जबरदस्ती थोपा गया था, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह लक्ष्य उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा था, वह सहना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। लक्ष्य उसकी हर प्रतिक्रिया को देखकर जैसे अंदर ही अंदर संतुष्ट हो रहा था, जैसे उसे उस पर अपना असर देखना अच्छा लग रहा था। तभी काव्या ने भी अपने दर्द और गुस्से को शब्दों में बदलते हुए कहा कि उसे भी ऐसे घमंडी और बिगड़े हुए मर्द पसंद नहीं है, जिन्हें सही और गलत का फर्क ही समझ नहीं आता। उसके इस जवाब ने लक्ष्य को और ज्यादा भड़का दिया। उसकी आंखों में गुस्सा और सख्ती और गहरी हो गई। जब तुम मेरे बारे में सब जानती हो, मेरी आदतों और स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थी, तो फिर मुझसे शादी करने से मना क्यों नहीं किया? लक्ष्य ने गुस्से में कहा और उसके और करीब आकर उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। अब काव्या पूरी तरह उसके घेरे में थी। दर्द और घबराहट के बीच उसने कांपती आवाज में जवाब दिया कि वह भी उसकी तरह ही मजबूर थी। वह इस घर और इन लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी और किसी दूसरे आदमी को अपनी जिंदगी में जगह देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें उसने जल्दी से पोंछ लिया, लेकिन उसके दिल का दर्द साफ झलक रहा था। इस पर लक्ष्य ने सख्त लहजे में कहा कि वह ये ना सोचे कि वह उससे दूर रहेगा। वह उसका पति है, उसने उससे शादी की है, चाहे वह उसकी पसंद की औरत ना हो, लेकिन अब वह उसकी पत्नी है और वह हमेशा उससे दूर नहीं रह सकता। काव्या की आंखों से आंसू फिर बहने लगे, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक विनती थी। उसने धीरे से कहा कि उसे वक्त चाहिए इस नए रिश्ते को समझने और स्वीकार करने के लिए। लक्ष्य कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी। उसने धीमी आवाज में पूछा कि कितना वक्त? दोनों के बीच की दूरी अब बेहद कम रह गई थी। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। उस पल में एक अजीब सा खिंचाव था, जिसे दोनों महसूस कर रहे थे। काव्या के कांपते होठ, उसकी घबराहट ने लक्ष्य के भीतर हलचल पैदा कर दी। वह एक पल के लिए खुद पर काबू खो बैठा। उसके करीब झुककर उसके होठों को हल्के से छू गया। जैसे ही ये हुआ, दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गए, जैसे वक्त थम गया हो। काव्या ने तुरंत नजरें झुका ली और खुद को पीछे कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लक्ष्य ने खुद को संभालने की कोशिश की। वह जानता था कि ये सही समय नहीं है। वह चाहता था कि काव्या पहले इस रिश्ते को दिल से स्वीकार करे। वह उसे जानबूझकर उकसा रहा था ताकि वह अपने दिल की सारी घुटन बाहर निकाल सके। अब जब वह रोते रोते अपने अंदर का दर्द बाहर ला चुकी थी, तो वह बिना कुछ कहे अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चला गया। पीछे काव्या अकेली रह गई, जो चुपचाप बैठकर आंसू बहाती रही। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी में गूंजती रही। कुछ देर बाद जब लक्ष्य वापस आया, तो वह अब भी वहीं बैठी रो रही थी। उसने ठंडे लहजे में कहा कि वह जाकर कपड़े बदल ले, रोना बाद में भी कर सकती है। रात लंबी है, आज चाहे जितना रोना हो रो ले, लेकिन इसके बाद वह उसके आंसू नहीं देखना चाहता। ये कहकर वह बिस्तर पर बिखरे फूलों को हटाकर लेट गया और आंखों पर हाथ रखकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन काव्या की सिसकियां लगातार सुनाई देती रही और वह भी चुपचाप उन्हें सुनता रहा। पूरी रात दोनों अपनी अपनी बेचैनी में जागते रहे। सुबह जब लक्ष्य की आंख खुली, तो उसने देखा कि काव्या जमीन पर ही सो गई थी।
उसके चेहरे पर रात भर के आंसुओं के निशान थे। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसके पास गया, उसे संभाल कर उठाया और बिस्तर पर सुला दिया। उसके ऊपर कंबल डालते हुए बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। वह पूरा दिन रिसेप्शन की तैयारियों में व्यस्त रहा। इधर काव्या गहरी थकान के बाद सुकून से सोती रही। शाम करीब 4 बजे संध्या जी खाना लेकर कमरे में आई तो देखा वह बिस्तर से टिक कर बैठी है और विवान की तस्वीर को सीने से लगाए खोई हुई है। उनकी आंखों में दर्द देखकर संध्या जी ने एक ठंडी सांस ली और प्यार से उसे खाना खाने के लिए कहा। फिर पार्लर वाली लड़की को आवाज देकर बोली कि उसे आज के फंक्शन के लिए तैयार कर दे। काव्या ने चुपचाप सिर हिलाया और बिना कुछ कहे खाना खाने लगी। कुछ देर बाद जब वह पूरी तरह तैयार हुई तो सच में किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। पार्लर वाली लड़की के जाने के बाद वह आईने के सामने खड़ी खुद को देखती हुई यादों में खो गई। उसे विवान के साथ बिताए वो पल याद आने लगे जब वह इसी तरह तैयार होती थी और विवान उसे छेड़ते हुए उसके करीब आ जाता था। कभी उसके गाल छूता, कभी होठों के पास आकर मुस्कुरा देता। वह शर्माते हुए उसे दूर करती थी। उसी याद में उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज भी वह उतनी ही खूबसूरत थी, पीच कलर के लहंगे में बेहद हसीन। लेकिन फर्क बस इतना था कि आज विवान उसकी जिंदगी में नहीं था। तभी लक्ष्य कमरे में आया। उसे देखते ही कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी नजरें उस पर टिक गई जैसे वह उसे देखना भूल गया हो। वह धीरे धीरे उसके पास आया, हल्की आवाज में उसकी तारीफ करते हुए उसके गाल को छू लिया। लेकिन काव्या तुरंत झटके से दूर हो गई और जाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसका ये व्यवहार लक्ष्य को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद दोनों गार्डन में रखे फंक्शन में पहुंचे। लक्ष्य ने उसका हाथ थाम रखा था और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे सभी की नजरें उन पर टिक गई। लोग उन्हें देखकर तारीफ करने लगे। कोई उन्हें चांद सूरज की जोड़ी कह रहा था तो कोई कह रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उम्र के फर्क के बावजूद दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन जहां बाहर सब कुछ चमक रहा था वहीं काव्या की आंखों में गहरा दर्द और खामोशी साफ दिखाई दे रही थी। संध्या जी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और उसके माथे को प्यार से चूमा तो काव्या ने भीगी आंखों से हल्की सी मुस्कान दे दी, जैसे अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही हो। फंक्शन खत्म होने के बाद जब वो कमरे में लौटी तो बिना कुछ कहे दुपट्टा उतारकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब लक्ष्य कमरे में आया तो वहां सन्नाटा था। बस वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वह चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसी दौरान उसकी नजर बिस्तर पर पड़े उसके दुपट्टे पर गई। उसने उसे उठाकर अपने हाथों में लिया और उसकी हल्की सी खुशबू को महसूस करते हुए अनजाने में उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई। जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो सामने लक्ष्य को देखकर एक पल के लिए ठिठक गई। फिर खुद को संभालते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाकर शीशे के सामने जा खड़ी हुई और अपनी चूड़ियां उतारने लगी। लक्ष्य ने चुपचाप दुपट्टा बेड पर रखा और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने बड़े ध्यान से उसके बालों को एक तरफ किया और ज्वेलरी बॉक्स से एक खूबसूरत डायमंड वाली चैन निकालकर उसके गले में पहनाने लगा। चैन पहनाते वक्त उसकी उंगलियां उसके नाजुक गर्दन को छू रही थी। उस स्पर्श से लक्ष्य के भीतर एक अजीब सा एहसास जाग उठा। उसकी गोरी गर्दन पर मौजूद छोटा सा काला तिल उसे अपनी ओर खींच रहा था। वहीं काव्या उसकी इस नजदीकी से पूरी तरह सिमट गई। उसकी सांसें थम सी गई। तभी अचानक लक्ष्य ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और हल्की मुस्कान के साथ उसकी नाक पर अपने होठ रख दिए। ये सब इतना अचानक हुआ कि काव्या बुरी तरह घबरा गई और तुरंत उसे जोर से धक्का देकर अलग हो गई। उसकी आवाज गुस्से और घबराहट से कांप रही थी। उसने सवाल किया कि ये क्या तरीका है, लेकिन लक्ष्य भी अब खुद पर काबू खोने लगा था। वह फिर उसके करीब आया और गुस्से में बोला कि गलती उसकी नहीं बल्कि काव्या की है। काव्या ने दूरी बनाते हुए साफ कहा कि उससे दूर रहकर बात करे। उसकी ये बात सुनते ही लक्ष्य का धैर्य टूट गया। वो गुस्से में उसे पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। काव्या डरकर पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी
वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसकी उंगलियां उसके बाजू में धंसने लगी और दर्द से उसकी आंखें बंद हो गई। वह गहरी गहरी सांस लेने लगी। लक्ष्य की आवाज भारी और भावनाओं से भरी हुई थी। उसने कहा कि पिछली रात उसने खुद को रोका था, उसे वक्त दिया था, क्योंकि वह जानता था कि उसके लिए ये सब आसान नहीं है। लेकिन आज फिर वही दूरी उसे और ज्यादा बेचैन कर रही है। उसने सख्त लहजे में कहा कि अब हालात बदल चुके हैं। विवान इस दुनिया में नहीं रहा और अब वह उसका पति है। वो उसे इस रिश्ते से दूर नहीं रख सकती, चाहे ये रिश्ता जैसे भी बना हो। लेकिन अब ये सच्चाई है जिसे दोनों को स्वीकार करना होगा। उसने ये भी माना कि पिछली रात उसके शब्दों ने उसे चोट पहुंचाई थी। वो नशे में था, लेकिन अब वह हकीकत समझ चुका है। उसके शब्दों में गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई भी थी। काव्या की सांसें तेज हो गई। वह पूरी तरह घबरा चुकी थी। वही लक्ष्य को भी एहसास हुआ कि वह हद से ज्यादा सख्त हो गया है। उसने उसे अपनी ओर खींचकर सीने से लगा लिया और नरम आवाज में कहा कि वह खुद को इतना दर्द ना दे। वह समझता है कि विवान को भूलना आसान नहीं है। उसके लिए भी ये आसान नहीं है, क्योंकि वह उसका भाई था। लेकिन जिंदगी ऐसे ही नहीं रुक सकती। लेकिन काव्या इस करीबियत को सह नहीं पाई। उसने रोते हुए खुद को छुड़ाया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। लक्ष्य वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रह गया। उसकी आंखों में नमी थी और दिल में एक अजीब सी खालीपन। पूरी रात वह कमरे में वापस नहीं आई और लक्ष्य ने भी पूरी रात बेचैनी में काटी। वो उसे दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन हालात और जज्बात दोनों ही उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। लक्ष्य सुबह 5 बजे कमरे से बाहर निकला और सीधा विवान के कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर काव्या पर जाकर ठहर गई। वह बेड पर विवान की तस्वीर को सीने से लगाए गहरी नींद में थी। उसके गालों पर सूखे आंसुओं के निशान साफ बता रहे थे कि उसने पूरी रात रोते हुए बिताई है। ये नजारा देखकर लक्ष्य का दिल भारी हो गया। वो धीरे धीरे उसके पास गया और उसके हाथों से तस्वीर निकालकर अपने हाथ में ले ली। ये विवान की लंदन में ली गई तस्वीर थी, जब वो दोनों साथ खुश थे। तस्वीर को देखते ही लक्ष्य की आंखें भर आई। उसने हल्के से उसे चूमते हुए धीमी आवाज में कहा कि उसे माफ कर दे। वह काव्या को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता और उसे फिर से जिंदगी की ओर लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके बाद वह कमरे में रखी बाकी तस्वीरें भी एक एक करके हटाने लगा। दीवारों और मेज पर सजी हर याद को समेटकर उसने एक डिब्बे में रख लिया और फिर वह सीधे संध्या जी के कमरे में गया और उनसे कहा कि ये तस्वीरें कुछ समय के लिए अपने पास रख लें, क्योंकि जब तक ये सब काव्या के पास रहेंगी वह आगे नहीं बढ़ पाएगी और कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाएगी। अगर वह पूछे तो कह दे कि उसने खुद ही हटाई हैं। संध्या जी अपने बेटे के दर्द और उसके फैसले को समझ रही थी। उन्होंने चुपचाप उसकी बात मान ली और सिर हिलाकर सहमति दे दी। वापस आकर लक्ष्य ने बहुत ही नरमी से सोती हुई काव्या को अपनी बाहों में उठाया और उसे अपने कमरे में लाकर बिस्तर पर सुला दिया। फिर खुद भी उसके पास लेट गया। उसे धीरे से अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर ली। सुबह जब काव्या की आंख खुली तो उसने खुद को लक्ष्य के बिस्तर पर पाया। कुछ पल तक वह हैरानी में चारों तरफ देखती रही और समझने की कोशिश करती रही कि वह यहाँ कैसे आ गई। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और लक्ष्य फ्रेश होकर बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने सामान्य अंदाज में कहा कि नाश्ता कर लो, वह खुद कर चुका है और अब पापा के साथ ऑफिस जा रहा है। ये कहते हुए वह जल्दी जल्दी फाइल्स और लैपटॉप बैग संभालने लगा, लेकिन जाते जाते वह अचानक रुका, पलटकर काव्या के पास आया और उसके सर पर हल्का सा किस कर दिया। उसके इस स्पर्श से काव्या झटके से पीछे हट गई, जैसे उसे बिल्कुल भी मंजूर ना हो। गुस्से में उसने कहा कि दूर रहकर बात नहीं कर सकते क्या? हर वक्त पास आने की कोशिश क्यों करते हो? लक्ष्य ने शांत लहजे में जवाब दिया कि अगर अपनी पत्नी के करीब नहीं जाएगा तो और किसके पास जाएगा। ये सुनकर काव्या का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सवाल किया कि वह उसे विवान के कमरे से यहाँ क्यों लाया और किस हक से उसे छुआ। इस पर लक्ष्य का सब्र टूटने लगा। उसने सख्त आवाज में कहा कि वह अब उसकी बदतमीजियां और बर्दाश्त नहीं करेगा
और साफ चेतावनी दी कि अब वह कभी विवान के कमरे में नहीं जाएगी। उसने वहां से सारी तस्वीरें हटा दी हैं और कमरा भी बंद कर दिया है। उसने ये भी कहा कि अगर ये रिश्ता उस पर थोपा गया है तो उसके साथ भी जबरदस्ती ही हुई है, लेकिन फर्क इतना है कि उसने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, जबकि तुम हर बार उसे ठुकरा देती हो। फिर उसने गहरी बात कही कि अब वह उसके करीब तभी आएगा जब तुम खुद मेरे पास आओगी। जैसे वह उसकी नजदीकी के लिए तड़प रहा है, वैसे ही अब तुम्हें भी महसूस करना होगा, वरना वह अब कभी उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा। इतना कहकर उसने गुस्से में अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चला गया। काव्या काफी देर तक सिर झुकाए चुपचाप रोती रही, जैसे दिल में जमा सारा दर्द आंखों के रास्ते बह जाना चाहता हो। जब मन थोड़ा हल्का हुआ तो उसने खुद को संभाला। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा संध्या जी गार्डन में शांति से बैठी चाय पी रही थी। उन्होंने उसे देखते ही प्यार से मुस्कुराकर पास बुलाया और कहा कि उन्हें उससे कुछ जरूरी बात करनी है। काव्या बिना कुछ बोले उनके पास आकर बैठ गई। संध्या जी ने गहरी सांस ली, कप मेज पर रखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत ही नरमी से समझाने लगी कि वह लक्ष्य के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। माना कि उसका स्वभाव थोड़ा तेज है, लेकिन वह अब उसका पति है और उसने उसे पूरे दिल से अपना लिया है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, विवान अब कभी वापस नहीं आएगा। उसे भूलना मुश्किल जरूर है, मगर जिंदगी यूं ही नहीं रुक जाती। उन्होंने समझाया कि लक्ष्य एक जवान इंसान है जो आज उसके प्यार और अपनेपन का इंतजार कर रहा है, लेकिन हर इंतजार की एक हद होती है। अगर उसके सुने दिल में कोई और जगह बना ले तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। ये बात सुनकर काव्या का दिल अंदर से कसकर दब गया। वह सिर झुकाए खामोश बैठी रही। संध्या जी ने उसकी नम आंखों को देखा और आगे कहा कि अगर विवान जिंदा होता तो क्या वह ये चाहता कि काव्या अपनी पूरी जिंदगी आंसुओं में डुबा दे, खुद को इस तरह खत्म कर ले? नहीं, वह भी यही चाहता कि वह खुश रहे, आगे बढ़े और अपनी जिंदगी को फिर से जीना सीखे। उन्होंने ये भी बताया कि लक्ष्य ने ही विवान की सारी तस्वीरें हटा दी हैं ताकि हर पल उसे दर्द महसूस ना हो। वह उसे रोते हुए नहीं देख सकता, उसकी तकलीफ उसे अंदर तक छुपती है। उन्होंने प्यार से कहा कि वक्त के साथ शायद तुम्हारे दिल में भी लक्ष्य के लिए जगह बन जाएगी, बस उसे एक मौका देने की जरूरत है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पवित्र होता है और इसमें मोहब्बत धीरे धीरे खुद जन्म लेती है। अगर वह एक कदम आगे बढ़ाएगी तो सब कुछ ठीक हो सकता है। काव्या चुपचाप सब कुछ सुनती रही, आंखों में नमी थी और दिल के अंदर जैसे तूफान उमड़ रहा था। संध्या जी की बातें उसके दिल को गहराई तक छू गई थी। वह सिर पकड़कर उठी और अपने ही ख्यालों में खो गई। उसे याद आया कि शादी की पहली रात लक्ष्य नशे में होने के बावजूद उसके करीब नहीं आया था। उसने उसकी इज्जत रखी थी और कोई जबरदस्ती नहीं की थी। यही बात उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी कि वह इंसान इतना भी बुरा नहीं है, बल्कि दिल का साफ है। लेकिन उसका दिल अब भी विवान की यादों में उलझा हुआ था। फिर भी उसने ठान लिया कि अब वह खुद को बदलेगी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि इस पवित्र रिश्ते को ठुकराना सही नहीं है। हर बार जब लक्ष्य उसके करीब आने की कोशिश करता और वह उसे दूर कर देती तो वह खुद भी कहीं न कहीं गलत कर रही थी। उसे ये भी महसूस हुआ कि ऐसा करके शायद वह भगवान को भी नाराज कर रही है। जब लक्ष्य ने उसे पूरे दिल से अपनाया है तो उसका भी फर्ज बनता है कि वह उसे दिल से स्वीकार करे। यही सोचकर उसने तय किया कि वह उसे एक मौका देगी और खुद को भी बदलेगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार में लौटने लगी। लक्ष्य सुबह ऑफिस जाता और शाम को घर लौटता, लेकिन अपनी व्यस्तता के बावजूद वह काव्या के लिए समय जरूर निकालता। कभी उसे डिनर पर ले जाता तो कभी शॉपिंग पर, और इन छोटे छोटे पलों ने दोनों के बीच की दूरी को धीरे धीरे कम कर दिया। शुरुआत में जो अजनबीपन और सख्ती थी वह अब कम होने लगी थी। काव्या भी अब उसकी परवाह करने लगी थी। उसके कपड़े प्रेस करना, उसका सामान संभालना, उसकी पसंद का खाना बनाना, ये सब अब उसकी आदत बन चुका था। और यूं ही धीरे धीरे वह विवान की यादों के साए से बाहर आने लगी। अब उसके दिल और दिमाग में लक्ष्य की मौजूदगी महसूस होने लगी थी। लक्ष्य भी उसे दिन में कई बार मैसेज करता, कभी पूछता कि उसने खाना खाया या नहीं,
कभी सिर्फ 2 शब्द लव यू या मिस यू लिख देता और कभी दिल वाला इमोजी भेज देता। काव्या हर मैसेज पढ़कर हल्का सा मुस्कुरा देती, उसका दिल तेज धड़कने लगता, लेकिन अपनी जिद के कारण वह कभी जवाब नहीं देती। लक्ष्य उसकी इस खामोशी को समझता था और उसे मजबूर नहीं करता था। वह जानता था कि सच्ची मोहब्बत जबरदस्ती नहीं मिलती, इसलिए वह इंतजार कर रहा था उस पल का जब काव्या खुद उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएगी। वह मैसेज करता रहता और काव्या बस उन्हें पढ़कर छोड़ देती। उसकी खामोशी कभी कभी लक्ष्य को जरूर तकलीफ देती थी, लेकिन वह बिना कुछ कहे सब कुछ सह जाता, क्योंकि उसे अपने प्यार और सब्र पर पूरा भरोसा था। आज मल्होत्रा विला में आज कुछ गेस्ट आने वाले थे, जिसकी वजह से संध्या जी और काव्या सुबह से ही किचन में लगी हुई थी और तैयारियों में बिजी थी। तभी नौकरानी ने अंदर आकर बताया कि गेस्ट आ चुके हैं, जाओ काव्या तुम भी तैयार हो जाओ, बाकी मैं देख लूंगी। ये सुनकर काव्या ने सिर हाँ में हिलाया और ऊपर अपने कमरे में तैयार होने चली गई। उसने रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन का वो ड्रेस निकाला जो लक्ष्य ने अपनी पसंद से उसे दिया था। उसने अब तक उस ड्रेस को ठीक से देखा भी नहीं था, लेकिन आज वह उसे पहनकर लक्ष्य को सरप्राइज देना चाहती थी। वह मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चली गई और नहाकर बाहर आई तो अपने लंबे बालों को खुला ही छोड़ दिया, जो कमर से भी नीचे तक आते थे। हल्का सा मेकअप करके उसने बोल्ड रेड लिपस्टिक लगाई और ब्लैक हील्स पहनकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह लक्ष्य के सामने आई, उसका दिल पल भर के लिए थम सा गया। आज काव्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर चौंक गए और उसकी तरफ देखने लगे। काव्या सबसे पहले लक्ष्य के पास पहुंची, तभी नैना ने बेचैनी से पूछा, लक्ष्य ये कौन है? लक्ष्य ने शांत स्वर में कहा, नैना ये मेरी बीवी है। ये सुनते ही नैना चौंक गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जो कुछ देर पहले तक खुश नजर आ रही थी। बीवी? वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। लक्ष्य ने समझाते हुए कहा, दरअसल अचानक मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई थी, इसलिए शादी बहुत सादगी से करनी पड़ी। सिर्फ परिवार के कुछ ही लोग थे, इसलिए किसी को मेरी शादी के बारे में पता नहीं चला। लेकिन अब मैं आप सबको बता रहा हूँ कि ये मेरी पत्नी है, मिसेज काव्या लक्ष्य मल्होत्रा। ये कहते हुए उसने अपना हाथ काव्या की तरफ बढ़ाया तो काव्या ने मुस्कुराते हुए अपना हल्का सा कांपता हुआ हाथ उसके हाथ में रख दिया और लक्ष्य ने उसे अपने पास बिठा लिया। कुछ देर बाद काव्या वापस किचन में आ गई और नौकरानी की मदद से गार्डन में टेबल लगवाकर खाना सर्व करवा दिया। लक्ष्य मानना पड़ेगा, तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, अपने ही टक्कर की ढूंढी है, मिस्टर राकेश ने कहा, जिस पर लक्ष्य हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी नैना मुस्कुराते हुए बोली, खूबसूरत तो है, लेकिन लक्ष्य मल्होत्रा जितनी नहीं। ये सुनकर लक्ष्य ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। हालांकि ऊपर से वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे नैना की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। नैना बार बार लक्ष्य के करीब आने की कोशिश करती रही और उसकी प्लेट से ही खाना खाने लगी। मेहमान होने की वजह से लक्ष्य उसकी हरकतों को चुपचाप बर्दाश्त करता रहा, जबकि काव्या ये सब देखकर भी अनजान बनी रही। हद तो तब हो गई जब नैना उसके ऊपर गिर पड़ी। ये मंजर देखकर काव्या की आंखें भर आई, लेकिन वह सब कुछ चुपचाप सहती रही। आई एम सॉरी लक्ष्य, मेरा पैर स्लिप हो गया था, नैना ने कहा। तो लक्ष्य हल्का सा मुस्कुराकर वहां से हट गया और दूसरे गेस्ट की तरफ बढ़ गया, लेकिन नैना वहां भी उसके साथ साथ चलती रही। ये सब देखकर काव्या की आंखें नम हो गई। वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी तो किचन में संध्या जी के पास आकर एक तरफ बैठ गई। उधर लक्ष्य एक साइड में बैठा था। तभी नैना उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गई और बोली, लक्ष्य मुझे तुमसे बात करनी है। लक्ष्य ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा तो नैना मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, लक्ष्य मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। लंदन में हम कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुमने हिंदुस्तान आकर शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। ये कहते हुए वह भावुक हो गई। लक्ष्य ने शांत आवाज में कहा, नैना मैं मानता हूँ कि हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ। मैंने तुम्हें कभी ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे तुम्हें लगे कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की, ना ही तुम्हें कभी उस नजर से देखा। अब प्लीज ये तमाशा बंद करो। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए।
तुम खाना खा चुकी हो, एंजॉय भी कर चुकी हो और आधे से ज्यादा मेहमान जा चुके हैं, तो प्लीज तुम भी चली जाओ और आज के बाद हो सके तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। लीव मी अलोन प्लीज। लक्ष्य ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया तो नैना गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। लक्ष्य ने ठंडी सांस ली और अपने कमरे में चला गया। मेहमानों के जाने के बाद काव्या भी खामोशी से अपने कमरे में आ गई, जहां लक्ष्य लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था। काव्या अब उसकी लापरवाही और नजरअंदाज करना बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी। उसने झटके से उसका लैपटॉप बंद किया और बेड पर बैठ गई। ये नैना कौन है? कब से जानते हो उसे? उसने थोड़ा सख्त लेकिन संभले हुए अंदाज में पूछा। लक्ष्य ने बेपरवाही से जवाब दिया, कोई खास नहीं है, लंदन में मेरे साथ काम करती थी, आजकल इंडिया आई हुई है और अभी मेरे साथ ही काम कर रही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारे बीच। अब अगर तुम्हारी पूछताछ खत्म हो गई हो तो मैं अपना काम कर लूं। वह लैपटॉप लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन काव्या के अगले सवाल ने उसके हाथ रोक दिए। तो फिर वो तुम्हारे इतने करीब क्यों आ रही थी लक्ष्य, और तुमने उसे रोका भी नहीं, क्यों? उसकी आवाज में नमी साफ झलक रही थी। लक्ष्य ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तुम्हें बुरा लगा? तुम ही तो कहती थी कि मैं तुमसे दूर रहा करूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करती, फिर ये आंसू किस बात के? काव्या तुरंत बोली, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये सुनते ही लक्ष्य का चेहरा बदल गया, उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह गंभीरता और गुस्से ने ले ली। वो अचानक उसे बेड पर पीछे की तरफ धकेलते हुए उसके बहुत करीब आ गया। काव्या की सांस जैसे थम गई। लक्ष्य गहरी आवाज में बोला, पत्नी? पत्नी होने का हक तुमने कभी दिया ही नहीं। सिर्फ नाम के रिश्ते से कोई पत्नी नहीं बन जाती काव्या, उसके लिए उस रिश्ते को निभाना भी पड़ता है। हमारी शादी को 4 महीने हो चुके हैं, क्या तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ? वो थोड़ा रुका, फिर बोला, कभी मेरी आंखों में झांक कर देखा है, कभी महसूस किया है उनमें तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारी हर बेरुखी को मैंने हंसकर सहा है। ऑफिस में बैठकर घंटों तुम्हारे मैसेज का इंतजार करता रहा हूँ कि शायद आज तुम जवाब दोगी। आई लव यू का आई लव यू टू आएगा, मिस यू का जवाब मिलेगा, लेकिन तुमने तो कभी एक छोटा सा रिप्लाई भी देना जरूरी नहीं समझा। उसकी आवाज में अब दर्द साफ झलक रहा था। मैं तुम्हारे एक पल के साथ के लिए तड़पता रहा, लेकिन तुम्हें कभी वो महसूस ही नहीं हुआ। तो अब बताओ, किस हक से मुझसे सवाल कर रही हो मिसेज काव्या लक्ष्य मल्होत्रा? जवाब दो। लक्ष्य की आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो चुकी थी, वही काव्या की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आई एम सॉरी लक्ष्य, मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह सिसकते हुए उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। लक्ष्य की आंखों से भी एक आंसू निकलकर काव्या के बालों में खो गया। वह उसे अपने से अलग करने की कोशिश करने लगा, लेकिन काव्या ने उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। वह उसकी आंखों में देखते हुए जैसे खो सी गई। कुछ पल लक्ष्य भी उसे देखता रहा, फिर नरमी से उसके कांपते होठों के करीब झुका तो काव्या ने आंखें बंद कर ली। उसके स्पर्श में गहरा एहसास था जिससे काव्या खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वह उसके करीब आकर उसे अपने एहसासों में डुबा चुका था। काव्या के लिए यह सब पूरी तरह नया नहीं था, इसलिए वह डरी नहीं, लेकिन शर्म से जरूर लाल हो गई थी। कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि उसे संभल कर रहना चाहिए था, क्योंकि लक्ष्य का स्वभाव जितना मजबूत था, उसका स्पर्श भी उतना ही गहरा था। वह उस एहसास को पूरी तरह सहन नहीं पा रही थी, जिससे उसके होठों से हल्की दर्द भरी सिसकी निकल गई। वह असहज होकर छटपटाने लगी। लक्ष्य प्लीज बस करो, मैं और सहन नहीं पा रही। वो उसे रोकने की कोशिश कर रही, लेकिन लक्ष्य अपने जज्बातों में बह चुका था। पिछले 4 महीनों की तड़प जैसे एक साथ बाहर आ गई थी। सुबह जब लक्ष्य की आंख खुली तो उसने काव्या को बिल्कुल शांत देखा। वह घबराकर उसके पास आया तो महसूस हुआ कि उसे तेज बुखार है। काव्या, आंखें खोलो मेरी जान। आई एम सॉरी यार, मैं रात को जज्बातों में थोड़ा ज्यादा बह गया था, उसने बेचैनी से कहा। काव्या ने धीरे धीरे आंखें खोली तो लक्ष्य ने राहत की सांस ली। वह तुरंत बाहर गया और थोड़ी देर बाद एक लेडी डॉक्टर को लेकर आया।
डॉक्टर ने चेकअप किया, कुछ दवाइयां दी और चली गई। काव्या उठो, थोड़ा खाना खा लो, फिर दवा भी लेनी है। लक्ष्य ने प्यार से कहा। वह धीरे से उठकर टेक लगाकर बैठ गई और लक्ष्य उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। खाने के बाद जब उसने उसे दूध के साथ दवाई दी तो वह मुंह बनाने लगी, लेकिन उसके कहने पर चुपचाप दवा खा ली और फिर से लेट गई। 2 दिन बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई थी। जब लक्ष्य दोबारा उसके करीब आने लगा और उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर उसे अपने करीब खींचने लगा तो काव्या घबरा गई और उसे पीछे कर दिया। लक्ष्य, तुम बहुत बुरे हो, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, उसने मासूमियत से कहा। लक्ष्य उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। तुम्हारे भाई ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया जितना तुम। वह हल्की शिकायत भरे अंदाज में बोली, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम बहुत ताकतवर हो। अब लक्ष्य अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर से हंस पड़ा। फिर उसे अपनी तरफ खींचकर उसके नरम गालों पर प्यार से किस कर दिया। छोड़ो लक्ष्य प्लीज, वो हल्का सा विरोध करते हुए बोली। लक्ष्य मुस्कुराते हुए बोला, देखो ये सब नॉर्मल है, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी, थोड़ा अपना ख्याल रखा करो, खाना पीना ठीक से किया करो, तुम बहुत कमजोर हो। उस रात तुम जिस तरह रो रही थी मैं सच में डर गया था। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, वैसे मैंने सोचा है क्यों ना हम अपना हनीमून प्लान करें, न्यूयॉर्क चलें, बहुत खूबसूरत जगह है, तुम्हें पसंद आएगी। ये सुनकर काव्या ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। शादी के 4 महीने बाद हनीमून? लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम बस ये बताओ चलोगी या नहीं। काव्या ने हल्के से सिर हाँ में हिलाया और उसका सीना थामकर उसमें अपना चेहरा छुपा लिया। लक्ष्य की हंसी कमरे में गूंज उठी। अगली सुबह दोनों साथ में नाश्ते की टेबल पर आए तो मल्होत्रा साहब और संध्या जी ने उन्हें देखकर मन ही मन खुशी जताई। लक्ष्य ने कहा, पापा मैं और काव्या कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, आप ऑफिस संभाल लीजिएगा। मल्होत्रा साहब ने सिर हाँ में हिला दिया। लक्ष्य ने आगे कहा, बस थोड़ा पासपोर्ट का इशू है, जैसे ही बन जाएगा हम निकल जाएंगे, पुराना पासपोर्ट होता तो दिक्कत नहीं होती, वो तो आपने जला दिया था। यह सुनकर मल्होत्रा साहब मुस्कुरा दिए और कमरे से लक्ष्य का पासपोर्ट, एटीएम कार्ड और बाकी चीजें लाकर उसे दे दी। लक्ष्य हैरानी से बोला, पापा ये तो आपने जला दिए थे, फिर ये? मल्होत्रा साहब हंसते हुए बोले, जलाए नहीं थे, बस तुम्हें डराने के लिए कहा था। ये लो मेरे यूएसए के फ्लैट की चाबी भी, होटल में रहने की जरूरत नहीं, वहीं रुकना। लक्ष्य खुश होकर अपने पापा से गले लग गया। थैंक यू पापा, आप दुनिया के बेस्ट डैड हो। उसकी बात सुनकर मल्होत्रा साहब की आंखें भर आई। उन्होंने दोनों के सर पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो बेटा और काव्या का ख्याल रखना। इतना कहकर वो वहां से उठकर चले गए। हनीमून के लिए लक्ष्य काव्या को न्यूयॉर्क लेकर आया। दोनों हाथों में हाथ डाले पूरे शहर की रौनक का मजा लेते रहे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लेकर सेंट्रल पार्क तक और आसमान से गिरती हुई बर्फ के हर खूबसूरत नजारे में काव्या के चेहरे पर खिली मुस्कान देखकर लक्ष्य के दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। काव्या जो कभी सोचती थी कि वह विवान के बिना जी नहीं पाएगी, आज खुद हैरान थी कि वह खुश थी, बल्कि दिल से संतुष्ट भी थी। लक्ष्य का ख्याल, उसकी मोहब्बत, उसकी सच्ची चाहत ने धीरे धीरे उसके दिल के सारे जख्म भर दिए थे। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी जिंदगी में आने वाली हर खुशी का खुले दिल से स्वागत किया। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें। ऐसी ही और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली एक नई और दिलचस्प रोमांटिक कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।